राजस्थान का भूगोल, इसमें जो अभी वर्तमान के जिले हैं उनकी संख्या कितनी है अभी? 41। ठीक, उसके पहले कितनी थी? 50। और उसके पहले कितनी थी? 33। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट में चेंज हुआ है जिले का मैटर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, क्योंकि जहां तक 2-5 साल निकल जाएंगे उसके बाद मैटर आना शुरू होगा। तो अपने को जो चलना है वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग चलना है। पुराने जो जिले अपने 33 जिले उनके अकॉर्डिंग चलना है। 26 जनवरी 2008 को अपना जो अंतिम जिला बना था वो प्रतापगढ़ बना था। प्रतापगढ़ जिला 3 जो जिले थे, उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़ में आता था और चित्तौड़गढ़ की खुद एक तहसील थी है, लेकिन बाद में खुद प्रतापगढ़ जिले को उसकी स्थिति और उसकी सिचुएशन के आधार पर उसे एक जिला घोषित किया गया और वर्तमान में ये जिले के रूप में डेवलप है। तो इस प्रकार अपने को 33 जिले पढ़ने हैं और ये 33 जिले राजस्थान में किस टाइप से और कहां पर है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखिए आप। चलो आप ज्यादा एकदम मनीष से देख लेते। चलिए ठीक है, तो ये 33 जिले फर्स्ट में देखिए आप, क्योंकि अगर मैप क्लियर है तो आपके मैप से रिलेटेड करीबन 100 क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो जाता है इसमें। तो सबसे पहले मैप में आती है डायरेक्शन, यानी कि दिशा। दिशा में पहली दिशा है ये ईस्ट, इसको अपन बोल सकते हैं पूर्व दिशा। दूसरी ये है वेस्ट, इसे अपन कह सकते हैं पश्चिम दिशा। और ऊपर जो है इसे नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, इसे उत्तर दिशा बोलते हैं। और साउथ जो है इसे दक्षिण डायरेक्शन बोलते हैं, दक्षिण दिशा। ये तो अपने को 6th क्लास यानी कि 5th क्लास में भी पढ़ा था अपन ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इन दिशाओं को भी, 4 दिशाओं को भी कितनी उप दिशाओं में बांटा गया? 4 और उप दिशाओं में बांटा गया। अब फिर 4 उप दिशाओं को 16 सब डायरेक्शन में फिर बांटा गया, यानी कि 4 को 4 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इसको पहले तो 4 में बांटा गया, फिर 4 को 4 में फिर बांटा गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान की राजस्थान के किस दिशा में स्थिति है, तो कौन से डायरेक्शन में आएगी? नॉर्थ वेस्ट में। या फिर यूं पूछा जाए कि राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार, वह किस दिशा में आता है? साउथ ईस्ट। इसके बाद आ जाए कि जो मालवा प्रदेश है, अब मालवा प्रदेश राजस्थान के कौन से डायरेक्शन में आता है? साउथ ईस्ट में आता है, क्योंकि एमपी का पार्ट है और एमपी का पार्ट जो है साउथ ईस्ट में ही आता है। कच्छ का जो रण है, जैसे कि अपने राजस्थान में रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। और इसी थार के मरुस्थल को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। तो कच्छ का जो रण है गुजरात में, वो कौन से डायरेक्शन में आता है? साउथ वेस्ट में। यह तो अपने भौगोलिक प्रदेश है।
इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल मैप के आधार पर, तो पॉलिटिकल मैप में जैसे कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा स्टेट है? पंजाब। उत्तर में पंजाब है, और नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा है, और ईस्ट में यूपी है, साउथ ईस्ट में एमपी है, और साउथ वेस्ट में गुजरात है। अब अपने पास पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट जो आता है उसमें जो पूछा जाता है उसमें एक देश है, उस देश का नाम आता है पाकिस्तान। जैसे कि अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल है, उसी प्रकार पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल जो फैला हुआ है इधर, वो किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। किस नाम से? चोलिस्तान के नाम से। ये जो रेखा है, सीमा रेखा है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मानव निर्मित, और एक होती है प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा बनाई गई। जो सीमाएं रेखाएं होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो मानव निर्मित, जिसे अपन कह सकते हैं कृत्रिम रेखा, और एक होती है प्राकृतिक, जिसे प्रकृति के द्वारा खुद निर्धारित किया गया है। जिसे भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किसके द्वारा अलग किया गया है? हिमालय पर्वत के द्वारा। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसे कृत्रिम रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है वह टोटल 3310 किलोमीटर लेंथ में है, और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, अब जैसे जम्मू कश्मीर पहले एक ही प्रांत था, लेकिन अब दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हो गया है, बदल गया है। एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो जो राजस्थान है, इस राजस्थान से रेड क्लिफ की जो रेखा है वह कितनी सीमा रेखा है? 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो पाकिस्तान से स्पर्श करती है। ये ऐसी रेखा है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है, और ये ऐसी रेखा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे जहां तक ये फैली हुई है वहां से वहां तक इस पे लाइट लगा रखी है, सोलर लाइट, और इसके कारण ये रात्रि में भी दिखाई देती है। और इसे तार बाउंड्री के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपने मूवीज देखी होगी, कई बार इसमें पाकिस्तान भारत के बीच में मूवीज आती रहती है, तो उन मूवीज में ज़्यादातर उस बाउंड्री को जो दिखाते हैं वो तार बाउंड्रीज में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी रेखा है विश्व की एकमात्र जो रात्रि में भी दिखाई देती है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम में। पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, वह कौन सी रेखा है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, ए बी दोनों ही है, या निम्न में से कोई सी नहीं है? तो कृत्रिम रेखा, क्योंकि इसे सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसी कारण इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। तो अब ये डायरेक्शन के आधार पर अपने क्वेश्चन कितने पुटअप होंगे? तो जितने जिले राज्य हैं उतने तो क्वेश्चन हो ही गए। भाई कौन सा राज्य कौन सी दिशा में, इतने सारे क्वेश्चन तो अपने को डायरेक्शन से पता लग गया। अब इसके बाद में आता है कि अपने राजस्थान में जो जिले हैं वो वर्तमान में तो
ज्यादा है, लेकिन अपने को जो पढ़ना है केवल 33 जिले के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है अभी तक, क्योंकि अब तक के जितने भी कंपटीशन हुए जब से ये जिले बदले हैं, गहलोत सरकार और फिर बदनलाल सरकार, दोनों की सरकारों में ये जो बदलाव हुआ है जिलों का मैटर, तब से लेकर आज तक कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें। तो उनके एग्जाम में नहीं आया तो फिर आपके भी एग्जाम में कहां से आएगा? फिर आपका एग्जाम तो वैसे ही 12th लेवल का एग्जाम है। तो अपने को जो इसमें पढ़ना है विशेषकर 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब 33 जिले, सबसे पहले अपन को 33 जिलों को पढ़ने के लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण कर लेते हैं। यह सीमा रेखा अपने को दो प्रकार के जिलों में पढ़ाएगी, एक तो पूर्व के जिले और एक पश्चिम के जिले। इस सीमा रेखा से यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि पश्चिम के जिले जो क्षेत्रफल में तो बड़े हैं पर जनसंख्या में छोटे हैं, और इधर जो जिलों की संख्या है वह केवल 13 ही है, जबकि पूर्व के जिले जो क्षेत्रफल में तो छोटे हैं परंतु जनसंख्या में बड़े हैं, पर संख्या की दृष्टि से भी ज्यादा है। इधर पूर्व में 20 है और पश्चिम में 13 है। अब पश्चिम में जो 13 जिले हैं उनकी स्थिति किस टाइप से है वो देखिए आप। सबसे पहले उत्तर में है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब गंगानगर से अलग होके जो जिला बना था उस समय हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का नाम आता है तो यहाँ पर एक सभ्यता का भी नाम आता है। कौन सी सभ्यता है यहाँ पर? इसके अलावा और भी थी क्या? रंगमहल की सभ्यता। यहाँ पर एक किला है बटनेर का दुर्ग, और इसे उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। बटनेर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान में विदेशी आक्रमण जितने भी हुए हैं उन सभी आक्रमणों को झेलने वाला राजस्थान का एकमात्र किला था बटनेर का दुर्ग। इसने विदेशी आक्रमणों को सबसे ज्यादा झेला है। जितने भी खैबर दर्रे से होकर के जितने भी आक्रांता है भारत में प्रवेश किया, फिर राजस्थान में भी आए, उन सब ने इस दुर्ग से ही प्रवेश किया और सबसे पहले इसे ही विजय किया या फिर इसको इससे ही लड़े। उसके बाद में फिर एंट्री करी राजस्थान में। इसके बाद में गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में शेखावाटी के 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये शेखावाटी के 3 जिले। इसके बाद में माउंट आबू। मध्य भारत और दक्षिणी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है आबू पर्वतमाला पर स्थित है, और आबू पर्वतमाला के पास जो स्थित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सिरोही, जालोर और पाली। ये आबू के पास वाले जिले हैं। हेलो, ये आबू के पास वाले जिले हैं, सिरोही, जालोर, पाली। इसके बाद 2 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं और न ही कोई अंतरराज्य सीमा पर है। तो एक तो जोधपुर और एक है नागौर। अब इसमें ये देखिए कि कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गंगानगर है, बीकानेर भी है,
जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है। ये ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल लाइन पर स्थित है या पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। इसके बाद में अब वो जिले बताने हैं जो स्टेट लाइन या अंतरराज्य सीमा पर स्थित है। हनुमानगढ़ ये भी है, चूरू ये भी है, झुंझुनू सीकर ये भी, सिरोही ये भी है, जालोर ये भी। तो इंटरनेशनल और स्टेट लाइन पर स्थित जिलों की संख्या पश्चिम के कितने कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, जालोर, 6 जिले हैं। अब ऐसे जिलों के नाम बताओ जो न तो स्टेट लाइन पर है और न ही इंटरनेशनल लाइन पर है। तो ऐसे जिले जोधपुर है, नागौर है और पाली है। ये 3 जिले बचे अपने पास। इसके बाद में ऐसे जिलों के नाम बताओ जो स्टेट लाइन पर भी है और इंटरनेशनल लाइन पे भी है, यानी कि जो अंतरराज्य सीमा से भी स्पर्श कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी स्पर्श कर रहे हैं। एक तो ये जिला है इंटरनेशनल प्लस स्टेट लाइन, और एक ये जो गंगानगर है, ये अंतरराज्य सीमा पर भी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी है। तो अपने को क्वेश्चन यहां पर मिले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 6, 4, 5, 4, 5, 6, 3। बताओ इसमें से क्या आंसर होगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 ही तो है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जीबीजेबी है ना, हो गया ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। इसके बाद में ऐसे 2 जिलों के नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा पर स्थित हैं। केवल ऐसे राजस्थान के 2 ही जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और अंतरराज्य सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं। वो एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है। क्लियर हो गया? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल लाइन पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 4। और अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा पर स्पर्श जिलों की संख्या कितनी है? 2। अगर नाम भी पूछे तो बता सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा पाकिस्तान से किस जिले की लगती है? तो सबसे पहले अपन जैसलमेर की लगती है। कितनी? 464। और बीकानेर की जो सबसे कम लगती है वो कितने? 168 किलोमीटर सीमा रेखा बीकानेर की लगती। तो सर्वाधिक भी हो गई और सबसे कम भी हो गई। जिलों की संख्या 4 है और इंटरनेशनल और स्टेट लाइन को स्पर्श करने वाले जिले 2 है, गंगानगर, बीकानेर। अब इससे रिलेटेड कौन सी सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है वो है रेड क्लिफ रेखा। और ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये कृत्रिम रेखा है। ये जरूर याद रखना आप। कौन सी रेखा है? कृत्रिम रेखा। और ऐसी रेखा जो विश्व की केवल रात्रि में भी दिखाई देती है वो है रेड क्लिफ रेखा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 3310 किलोमीटर, जो कितने स्टेट से स्पर्श करती है? केवल 3 स्टेट से और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश से तो बोलना पड़ेगा अपने को, उसमें भी सबसे ज्यादा नहीं, जम्मू कश्मीर से 1216 किलोमीटर, और राजस्थान से 2nd नंबर पर, और 3rd नंबर पे गुजरात से, और 4th नंबर पे पंजाब से। इसमें राजस्थान से कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और टोटल सीमा रेखा कितनी है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य मिला करके 5920 किलोमीटर। जिसमें से अपन ने
70 को माइनस कर देते हैं तो कितने बच जाते अपने पास? 4820। सही है। 4870। तुम्हें बताओ यार, कैलकुलेशन तुम्हें भी करना आता होगा ना। 4850। 4850। अगर अपने को 2 याद है तो तीसरी स्वतः याद रह जाएगी। 2 याद है तो तीसरी स्वतः निकल के आ जाएगी। ऐसे पॉपुलेशन के जो आंकड़े होते हैं, जनसंख्या के आंकड़े, जैसे कि भारत राजस्थान की जनसंख्या याद कर लो। कितनी राजस्थान की? 48,437। अब इसमें पुरुषों की याद कर लो तो स्त्रियों की अपने आप निकल के आ जाएगी। एक को याद कर लो आप और एक को याद कर लो, 2 को याद कर लो, तीसरे की स्वतः निकल के आ जाएगी। तो इसी प्रकार से इसमें भी अपने को 2 याद रख लो, तीसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी। अब ये अंतरराज्य सीमा हो गए। अब अंतरराज्य के बाद ये अंतरराष्ट्रीय और ये अंतरराज्य सीमा रहेगा। अब अंतरराज्य सीमा पर कौन कौन से जिले हैं वो देखिए आप। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से अलग होके क्या बना था? प्रतापगढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा। ये अपने पूर्व के और पश्चिम के जिले हो गए। तो पश्चिम के जिले 20 है, पूर्व के जिले 13 है। अब इसमें पूर्व के जो जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा भी है। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यहाँ। अब इनकी संख्या गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने हो गए? 14। और इधर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 20 हो गए। ठीक, तो 20 जिले कौन से हैं? जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। लेकिन यदि अपन इसमें 2 जिले और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी अंतरराज्यीय सीमा में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अब इसमें वो देखिए ऐसे जिले जो अंतरराज्यीय सीमा पर नहीं है। बूंदी है क्या? नहीं है। टोंक, ये भी नहीं है। राजसमंद, ये भी है क्या? अजमेर है क्या? दौसा, जयपुर, जयपुर की सीमा लगती है क्या? नहीं लगती ना। और जयपुर से अभी जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, तो बहरोड जो है अलवर का भाग था और कोटपुतली जयपुर का पार्ट है। तो अभी लगती है वर्तमान में कोटपुतली की, लेकिन कोटपुतली पहले जयपुर में ही आता था, तो जयपुर की। अब कितने हुए इसकी संख्या गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 जिले।
और पश्चिम में कितने थे? 3। कितने हो गए? 9। ये कितने अपने पास? 22। 22 से 9 कितने हुए? हाँ, 31। 31 हो गए। अब 3 जिले कौन से बच रहे हैं अपने पास? 2 बच रहे, 3 बच रहे, बताइए। हाँ, 3 बच रहे भी तो अपने पास। बीकानेर बच रहा है, जैसलमेर बच रहा है, बाड़मेर को जोड़ लिया अपने, बीकानेर जैसलमेर, तो 2 ही हो गए। हो गए 33 जिले कैलकुलेट में पूरे हुए नहीं हुए? भाई अपने कैलकुलेट किए 33 जिलों का, कैलकुलेट करके देखा कि इसमें ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? 4। फिर अपन से पूछा गया कि ऐसे जिलों के नाम बताइए जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो ऐसे जिले 2, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। इसके बारे में अब अपने से पूछा गया कि पश्चिम के जो जिले हैं वो ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श नहीं करते और अंतरराज्यीय सीमा को भी स्पर्श नहीं करते, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 3। ठीक। अब अपने से पूछा गया कि पूर्व में ऐसे जिलों के नाम बताइए जो अंतरराज्यीय सीमा से स्पर्श करते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? यहां से यहां तक कितनी है? यहाँ ये गिन के देखो आप, यहाँ से गिनो आप, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंतरराज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? 20। स्टेट लाइन और इंटरनेशनल लाइन कितने? 4। ठीक। अब ऐसे जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं वो कितने हैं? इधर कितने थे? 3। और इधर कितने हैं? बताइए ना। 6 ना? कितने हो गए टोटल? 9। अब जोड़ो, इनके कितने आए? हाँ? हो गए? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सारा कंप्लीट हो गया। 33 जिले आपको ये याद रखने हैं। अगर ये 33 जिले आपको कंप्लीट याद है तो कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बता दोगे इनको पढ़ के। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? राजस्थान के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? यूपी। ठीक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य या क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? पंजाब। राजस्थान के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान।
राजस्थान के मध्य में स्थित जिला कौन सा है? नागौर। इसके साथ एक क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय कहा जाता है? अब एक बात समझे, राजस्थान का हृदय तो किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। ये ऐसा क्यों हुआ भाई? जितने भी इतिहासकार हैं या भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने राजस्थान का हृदय किसे बताया? अजमेर को। जबकि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला किसे बताया है? नागौर को। कारण क्या है? जब इस रेखा को खींचा गया उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो उस आधार पर ये मध्य का जिला कौन सा आया? नागौर। और नागौर की का शहर कौन सा आया? कुचामन सिटी। और कुचामन सिटी का कौन सा गांव आया? लंपालोई गांव आया। जिला पूछे तो नागौर, तहसील पूछे तो कुचामन सिटी, और गांव पूछे तो लंपालोई गांव आया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं और न ही अंतरराज्य सीमा से स्पर्श करते हैं? 9 जिले। कितने जिले हैं? 9। अब इसमें सबसे पहले पश्चिम के जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, नागौर और पाली। तो 3 जिले तो ये पश्चिम के हैं। और ईस्ट के कितने हैं? एक तो अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद, जयपुर और भीलवाड़ा का आएगा क्या? नहीं आया। राजसमंद आएगा। बूंदी 2 बार लिख देगा। और बताइए इसमें और कौन सा है? हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल 9 जिले। तो ये 9 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है और न ही अंतरराज्यीय सीमा पर। ठीक, अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, अब आपने क्या बताया इसको? 20। चलिए अब कैलकुलेट करके देखिए आप यहाँ से, गंगानगर से कीजिए। गंगानगर भी आएगा अंतरराष्ट्रीय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। कितनी है? 22। सही है। अगला क्वेश्चन ढंग से सुनना है ना। पूर्णतः, आगे शब्द क्या लग रहा है? पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। पूर्णतः क्या बताओगे आप? 4 3 2 1 2 बताएंगे, क्योंकि पूर्णतः का मतलब हुआ जो किसी से भी अन्य से स्पर्श नहीं करते, केवल पाकिस्तान से ही करते। या तो पूर्णतः लगाए आगे, या केवल ऐसे जिले जो पाकिस्तान से ही स्पर्श करते उनकी संख्या है। तो ऐसे जिले केवल अपने पास बीकानेर और जैसलमेर 2 जिले। अब बीकानेर जो जिला है वो वर्तमान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला कहां से प्राप्त होता है? बीकानेर से। राजस्थान में सबसे ज्यादा गैस कहां से प्राप्त होती है? जैसलमेर से। राजस्थान में तेल सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है? बाड़मेर से।
जितने भी तेल के कुएं हैं वो कहाँ पर हैं? बाड़मेर में। गैस के जितने भी कुएं हैं, वैसे तो जहाँ पर गैस के तेल के कुएं हैं उनसे गैस भी निकाली जाती है और तेल भी निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गैस का जो निकालने का किया जाता है काम, वो कहाँ से किया जाता है? जैसलमेर से। क्लियर हुआ? चलिए राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं। राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं। मरुस्थल, पठार, ये चार फिजिकल डिवीजन में पढ़े जाते हैं। भौतिक विभाग राजस्थान के थार का मरुस्थल या मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और पठार, इनमें चारों जो फिजिकल डिवीजन है उनमें सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा माना जाता है? अरावली को माना जाता है। इसे जो है प्री कैम्ब्रियन काल की प्री कैम्ब्रियन कल्प कहना पड़ेगा, वैसे अपन लोग काल बोलते हैं। वैसे सबसे बड़ा समय युग होता है ईयान का। सबसे बड़ा समय युग कौन सा माना जाता है? ईयान। जिससे कि सूर्य की उत्पत्ति हुई तो इसे सुपरनोवा सिद्धांत पढ़ा जाता है, सुपरनोवा ईयान। इसके बाद में दूसरा आता है महाकल्प। महाकल्प में ये प्राइमरी कल्प, जिसे अपन द्वितीय कल्प, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प, इनको महाकल्प में पढ़ा जाता है। एक होता है कल्प, ये इससे छोटा युग चलता है। फिर इसके बाद में आता है युग, और युग के बाद में आते हैं वर्ष। ये सबसे छोटी इकाई, ये समय, सबसे बड़ी समय की इकाई है ईयान। महाकल्प, कल्प, युग और वर्ष। तो इनमें सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा माना जाएगा? अरावली पर्वतमाला को माना जाएगा। अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है? हाँ, एंडीज कहाँ पर है? अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। और रॉकीज कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। और अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की जाती है विश्व की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। इसका कंपेयर किसके साथ किया जाता है? विश्व की अपलेशियन पर्वतमाला से इसका कंपेयर किया जाता है, जो कि ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में पढ़ी जाती है।
कौन सी पर्वतमाला के रूप में? क्योंकि ये पर्वतमाला भी अवशिष्ट यानी कि बची कुची है, और अरावली पर्वतमाला भी क्या है? बची कुची पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में पढ़ी जाती है। यानी कि जब इसका जन्म हुआ था अरावली पर्वतमाला का, तो उस समय यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला थी, सबसे ऊंची। आज वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। इसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,848। और यदि अपन यूं कहें 8,850 तो ये भी सही है, पर स्टार लगाना पड़ेगा इसके बीच। यानी कि कुछ किताबों में अभी भी ये आता है कि इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो मीटर में चलती है। हाईएस्ट ऊंचाई इसकी है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसका जन्म हुआ था, कितने करोड़ वर्ष पूर्व? तो जब जन्म हुआ था तब इसके बारे में कहा जाता था कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसके जन्म के समय। और आज जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो सिरोही में है, और कितनी है? 1722 मीटर। 22 ही है, 5 मीटर का ऊपर झंडा लगा हुआ है। अब उस झंडे को भी अगर उसमें जोड़ लो या मंदिर को भी जोड़ लो आप, तो वो बात अलग है। ये तो अगर जिसका किसी भाग से जुड़ा हुआ है या उससे कनेक्ट है तो केवल 1722 मीटर ही है। 1727 मीटर में जाके झंडी लगा देंगे तो उसको उसमें जोड़ लेंगे तो वो अलग बात है, उसको पूरी जोड़ा जाएगा उसमें। उसकी ऊंचाई तो 1722 मीटर कहलाएगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो भाग आता है वो कौन सा आता है? जो निर्मित होने के भाग में हाड़ौती का पठार। इसका जन्म इसके बाद हुआ। और थर्ड नंबर पे मरुस्थल, और फोर्थ नंबर पे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान वर्तमान में जहां पर है वहां पहले एक लंबी चौड़ी खाई थी, और इस खाई को अरावली पर्वतमाला से जितनी भी नदियां निकल करके आती है अपने इधर की तरफ, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उन नदियों के द्वारा इस खाई को भर दिया गया। और ये वर्तमान में क्या बन गया? एक मैदान बन गया। और ये मैदान वर्तमान में मैदान जो है पूर्वी मैदान, वह भारत के किस मैदान से इसका संबंध बताया जाता है? गंगा सतलुज के मैदान से इसका भाग बताया जाता है। गंगा सतलुज का जो मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान है, उससे राजस्थान के पूर्वी मैदान को जोड़ा जाता है। पठार जो है, ये पठार किसका अंश बताया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है और अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है? दो क्वेश्चन इसमें। हाड़ौती का पठार प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है और इनडायरेक्ट में किसका भाग है? प्रत्यक्ष रूप से तो ये मालवा के पठार का हिस्सा है। और मालवा का पठार किससे जुड़ा हुआ है? दक्कन के पठार से जुड़ा हुआ है, दक्कन टेप। तो ये दक्कन का जो पठार है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हाड़ौती के पठार से, या हाड़ौती का पठार उससे जुड़ा हुआ है। मरुस्थल जो है ये मरुस्थल प्राकृतिक है या कृत्रिम है? इसे प्रकृति ने निर्मित किया है कि मानव ने निर्मित किया है? मानव निर्मित मरुस्थल है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, मानव के क्रियाकलापों से निर्मित हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग तक जो मनुष्य का धन हुआ करते थे वो पशु हुआ करते थे। जिसके पास जितने ज्यादा पशु हुआ करते थे वो उतना ही ज्यादा क्या कहलाता था? अमीर कहा जाता था। तो उस समय जिनके भी पास जो जानवर हुआ करते थे वो जानवरों के रूप में गाय पालते थे, पहले भैंस बकरी नहीं पालते थे। तो उनके पास हजारों लाखों की संख्या में गाय हुआ करती थी। जब उन गायों को चराने के लिए वो इस क्षेत्र में आते थे तो इस क्षेत्र को पूरा क्या कर दिया उन्होंने? घास विहीन कर दिया। यानी कि पहले क्षेत्र में जब ये ऊंचा उठा
तो समुद्र तो किधर चला गया, ये दक्षिण में चला गया। अब ये पूरा भाग उठा तो एक घास से निर्मित मैदान हो गया, और घास से निर्मित मैदान बन गया तो इस पर गायों के द्वारा विचरण किया गया, और गायों के द्वारा इसे साफ कर दिया गया घास को। ऐसे में जब गायों के खुरों से वो भूमि घास से विहीन हुई तो उसके बाद ये धीरे धीरे इसमें बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। और दूसरा कारण ये था यहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पर वह मरुस्थल में बदलता चला गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कितने सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर। और झालावाड़ में जो है 100 से 120 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है समगांव, जो वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। स्थान पूछे तो माउंट आबू सर्वाधिक वाला, और न्यूनतम पूछे तो राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक है, और वर्षा के दिनों की कम, वर्षा विहीन दिनों की संख्या सबसे कम है, वो है वर्षा के दिनों की संख्या ज्यादा है। यानी कि वहां पर ऐसा जिला जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और अरब सागर के मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। तो दोनों ओर के क्षेत्रों से वर्षा प्राप्त करने पर वर्षा के दिनों की संख्या ज्यादा हुई नहीं हुई, हो गई, और वर्षा विहीन दिनों की संख्या कम हुई। तो ऐसा जिला कौन सा है? झालावाड़ में अरब सागर का मानसून आता होगा स्पेशल नहीं आता। बांसवाड़ा जब अरब सागर का मानसून आता है तो उससे भी वर्षा प्राप्त करता है, और इधर जो बंगाल खाड़ी का मानसून वर्षा करते हुए वहां पर पहुंचता है तो उससे भी वर्षा करता है। इस प्रकार वर्षा के दिनों की संख्या वाला जिला बन जाता है। लेकिन वर्षा तो कम मात्रा में होती है, वहां दिनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वर्षा वाला जिला तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर झालावाड़। राजस्थान का सबसे तर जिला, तर जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, झालावाड़। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, शुष्क जहां वर्षा बिल्कुल कम होती है, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे आर्द्रतम स्थान माउंट आबू, और राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान समगांव। हाँ, फलोदी भी आता है, इसमें आता है। ठीक है, आज के लिए